जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं इससे पहले कि जो तीसरी दुनिया के जो राष्ट्र हैं उन तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के प्रति हमारा या अमेरिका का किस तरह का व्यवहार है, क्योंकि भारत खुद तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में शामिल है। तो हमने इसका अर्थ देख लिया था और हमने इसकी जो सामान्य विशेषताएं थी इन राष्ट्रों की, उन विशेषताओं का अध्ययन कर लिया था। अब आगे हम जो हमारा जो टॉपिक आ रहा है या जो हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि हमने एक साथ कल लिख दिया था, उस पेपर के बारे में चर्चा करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि आज भी अमेरिका में जो हम बात करें कि हम अमेरिका की ही बात क्यों कर रहे हैं तीसरी दुनिया के देशों के प्रति, तो इसके बारे में आपको बता रहा था कि अमेरिका 1991 से पहले भी, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये जो विश्व है वो दो ध्रुवीय हो गया। ठीक है, जो कि 1941 से और 1991 तक यही पोजीशन रही। 1991 के बाद एक ध्रुवीय विश्व हो गया, एक ध्रुवीय विश्व। तो मैं आपको बता रहा था कि इस बदलाव के कारण क्या हुआ कि जो दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था है उसमें एक तरफ तो अमेरिका और एक तरफ यूएसएसआर शामिल था। तो जो अमेरिकी गुट में शामिल राष्ट्र थे या पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक जो राष्ट्र थे, उनका लीडर कौन बन गया? अमेरिका। ठीक है, और दूसरी तरफ लीडर हो गया रूस, यूएसएसआर के माध्यम से। अब जैसे ही रूस का पतन हो गया या साम्यवाद का पतन हो गया, तो साम्यवाद का पतन होने के बाद ये संपूर्ण विश्व की व्यवस्था एक ध्रुवीय हो गई और इसका लीडर कौन हो गया संपूर्ण विश्व का? अमेरिका हो गया। संपूर्ण विश्व का लीडर कौन हो गया? अमेरिका। तो हमने भी कल बात जब की थी कि 1955 में ये शब्द आ गया था और 1965 में इसका प्रभाव फैल गया था या ये शब्द प्रचलन में आ गया था। तो तब से लेकर अब तक के जो तीसरी दुनिया के जो राष्ट्र हैं उनकी विचारधारा में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है। मैंने कहा पहले तो वो राष्ट्र थे जो हमने कल चर्चा कर ली थी, जो या तो इस गुट में शामिल थे या अमेरिका के गुट में शामिल थे। तो उनके अलावा जो राष्ट्र बच गए वो तीसरी दुनिया में काउंट होते थे, जो न तो इसमें शामिल हैं न इसके साथ शामिल है, न सैनिक रूप से इन दोनों राष्ट्रों पर या इन दोनों गुटों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों राष्ट्रों में वे शामिल नहीं हैं। तो जो बच गए यानी शेष जो राष्ट्र बच गए वे सारे किस में आ गए थे? तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में। तो अब जब ये इस तरह का डिवाइडेशन खत्म हो गया, इस तरह का जब वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन समाप्त हो गया है, तो इसका नतीजा क्या रहा कि अब संपूर्ण विश्व का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है। अब वो चाहे साम्यवादी राष्ट्र हो या पूर्व साम्यवादी शब्द यूज करना चाहिए हमें इसकी जगह, पूर्व साम्यवादी राष्ट्र हो, पूंजीपति राष्ट्र हो या तीसरी दुनिया के जो राष्ट्र हैं उनके प्रति अमेरिका का नज़रिया इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। तो हम इसकी चर्चा कर रहे थे, मैंने आपको कुछ बात बताई, इसको ध्यान में रखते हुए जब आप समझेंगे कि 1991 के बाद भी विश्व की व्यवस्था में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। और वो क्यों आ गया? क्योंकि एक तो 1991 के बाद भारत जैसे राष्ट्र में तो उदारवाद, आर्थिक उदारवाद आया और अन्य राष्ट्रों में भी दुनिया के बहुत सारे देशों में प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर परिवर्तन हुए और इन्हीं परिवर्तनों के कारण संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था में बदलाव आए, चाहे वो पूंजीपति राष्ट्र हो या पूंजीवादी राष्ट्र हो या वो साम्यवादी पूर्व साम्यवादी राष्ट्र हो या वो तीसरी दुनिया के राष्ट्र हो। ठीक है, तो इस कारण अमेरिका के द्वारा किए गए कृत्यों का विश्व के सभी राष्ट्रों पर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो हम
तीसरी दुनिया के प्रति जो, या कह दें हम कि तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को अमेरिका का समर्थन हासिल होना आवश्यक है यदि वह कोई कार्य करते हैं तो। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिकी दादागिरी का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन एक सामान्य प्रक्रिया के तहत अगर अमेरिका किसी बात का समर्थन कर देता है तो वह विश्व में अन्य राष्ट्रों को समर्थन भी प्राप्त कर लेती है और उसको विश्व में कहीं भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ता है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पर विरोध हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मुद्दे अमेरिका समर्थित होने के कारण आसानी से स्वीकार्य हो जाते हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो या किन्हीं द्विपक्षीय राष्ट्रों का कोई विषय रहा हो। तो हम इसमें हमारे जो संबंध हैं उन संबंधों के आधार को देखते हैं। तो सबसे पहला जो आधार था या जो दृष्टिकोण है अमेरिका का तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के प्रति, उसमें सबसे पहले जो बात आती है वो आती है साम्यवाद के परिरोधन की नीति। अब देखो ये शब्द अपने आप में इजी है। अब मैंने आपको कल भी चर्चा की थी कि हम दो विभाजन किए हमने, एक तो 1952 से लेकर या हम कहते सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ले लें 1948 या 46 जब फुलटन भाषण हुआ उससे लेकर 1991 का दौर और 1991 से लेकर वर्तमान समय। तो ये जो हमारा पहला जो कारण है वो हमारा जो पहला कारण है वो संबंधित है शीत युद्ध के दौरान अमेरिका की इन तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के प्रति जो नीति रही उनमें सबसे बड़ी या प्रभावकारी नीति ये थी साम्यवाद के परिरोध की नीति। ये नीति क्या कहती है कि शीत युद्ध चल रहा है तो फिर दोनों राष्ट्रों के संबंधों में तनाव है और दोनों ही राष्ट्र अपने सदस्य देशों की संख्या या अपने प्रभाव में आने वाले राष्ट्रों की संख्या क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। ऑब्वियसली जब यूनाइटेड आप में संगठन होगा और संगठन का विस्तार अत्यधिक मात्रा में होगा तो आपके कार्यों को चुनौती देने की क्षमता या आपके कार्यों को चुनौती देने का जो साहस है वह आसानी से किसी अन्य राष्ट्र में नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों ही राष्ट्र ऐसा चाहते थे, हालांकि प्रभाव बढ़े हमारा, तो एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। लेकिन अमेरिका का विरोध ज़्यादा प्रभावी था क्योंकि उसके समर्थित राष्ट्रों की संख्या भी ज़्यादा थी और उसकी जो विचारधारा थी, आर्थिक पूंजीवाद जो था, वह स्वीकार्य विचारधारा के तौर पर विश्व के अन्य राष्ट्रों में काम कर रहा था। तो हम कह रहे हैं पहली बात तो क्या कि साम्यवाद का जो विस्तार बढ़ रहा था, तो साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए इसे तीसरी दुनिया के देशों की सहायता चाहिए थी। सहायता आवश्यक थी, यानी इसका मतलब ये सहयोग की नीति हो गई। यानी अमेरिका हर प्रकार से उन्हें सहयोग करने के लिए तैयार हुआ क्योंकि वह चाहता था कि साम्यवाद का विस्तार क्या हो, रुक जाए या साम्यवाद ज़्यादा विस्तार नहीं ले पाए। अब उनके साथ समस्या क्या थी कि वे नव स्वतंत्र राष्ट्र है, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, नव स्वतंत्र राष्ट्र थे। अब नव स्वतंत्र राष्ट्र थे तो उनके सामने प्रश्न था कि वे किस विचारधारा का पालन करें, किस विचारधारा का पालन करें। अब आप ये मान सकते हैं कि अगर माने तो जब आप नए नए कॉलेज में एंट्री लेते हैं तो आप भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन हमारा मित्र बन सकता है, कौन हमारे हित की बात करेगा, कौन हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तब वहाँ पर आप जब एडमिशन लेते हैं उससे पहले भी किसी सीनियर से बात करते हैं या अपने किसी रिलेटिव जो यहाँ पढ़ चुका है या पढ़ रहा है उससे बात करते हैं या अपने घर के किसी मेंबर से बात करते हैं और वो आपको गाइड करता है। अगर आपको उसकी गाइडेंस सही लगती है तो आप यहाँ प्रवेश लेते हैं, या फिर आप अन्य किसी व्यक्ति सोर्सेज से अगर पता करते हैं कॉलेज के बारे में या कोई विशेषता से आप प्रभावित होते हैं तो आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। तो आपके सामने भी जब आप 12th पास करते हैं तो कई तरह के ऑप्शंस रहते हैं आपके पास कि कौन से कॉलेज में जाएं, क्या सब्जेक्ट लें, किस विषय को अपना विषय मेन सब्जेक्ट के रूप में आप उसको लें। तो ऐसे ही इन स्वतंत्र राष्ट्रों के, नव स्वतंत्र राष्ट्रों के बारे में ये बात और बताओ, नव स्वतंत्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 1945 से जब ब्रिटेन कमज़ोर हो रहा है
और 1960 के बीच में बहुत सारे अफ्रीकी और एशियाई जो राष्ट्र हैं वो स्वतंत्र हुए, और उनकी स्वतंत्रता के कारण विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो ढांचा है या जो संरचना है उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ। और उस बदलाव के कारण इन राष्ट्रों ने, साम्यवादी कह दें या पूंजीवादी राष्ट्र जो कह दें, उन्होंने उन नए राष्ट्रों के उस असमंजस की परीक्षा लेने के लिए या उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए या उन्हें अपने ग्रुप में शामिल करने की नीतियां बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे समय में साम्यवादी राष्ट्रों के प्रति इन राष्ट्रों का रवैया थोड़ा सहयोगात्मक रहेगा, क्योंकि सब उन्हें अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं। तो किस विचारधारा का पालन करें, इस असमंजस को दूर करने के लिए अमेरिका उनके सहायक के रूप में सामने आया। उनके सहायक के रूप में सामने आया और उसने इन्हें अपने साथ शामिल करना शुरू किया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अमेरिका को ही यहाँ से, मैंने बार बार ये बात कही है कि अमेरिका, पहले भी अभी मैंने बैकग्राउंड बताया था और उससे अभी फिर बता दूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में भाग लेने का क्या किया, प्रयास किया। और उस प्रयास के फलस्वरूप ही उसने दूसरे राष्ट्रों को साम्यवाद में जाने से रोका और साम्यवाद के परिरोध को अपनी विदेश नीति का भी मुख्य भाग बनाया। साम्यवाद के परिरोधन को अपनी विदेश नीति का प्रमुख भाग बनाया। यानी ये अमेरिका की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता भी थी। और यह किसका सहयोग आवश्यक था? यहाँ बिना तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के किसी भी प्रकार की नीति को पालन किया जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वे राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे, उनकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति थी या अपनी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर अपनी एक समझ थी। श्रीलंका, भारत, चाइना, अफ्रीकी राष्ट्र, ये उस समय स्वतंत्र होने वाले राष्ट्र थे, तो उन्होंने अपनी नीतियों के अंतर्गत चलना प्रारंभ किया और इसीलिए सहायक की भूमिका निभाना अमेरिका ने शुरू किया। अगर वो ऐसा नहीं करेगा, ताकत या किसी अन्य दबाव से करने का प्रयास करेगा, तो वह राष्ट्र उतना ही उससे क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा। आपको पता है कि विकसित राष्ट्रों को इस तरह का दबाव डालने की आवश्यकता नहीं है। विकसित राष्ट्रों को दबाव डालकर अपनी राजनीति नहीं करवा सकता है अमेरिका। विकसित राष्ट्र तो और भी सक्षम है। विकसित राष्ट्रों पर प्रभुत्व जमाने के लिए उसे कोई और तरीके आजमाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कुछ ऐसे तरीके नहीं लगाएगा वो जिससे उनको आप जानते हैं ना, दो बराबर लोग अगर होते हैं तो वह उनके आपसी संबंध उतने ही जीवंत होने चाहिए। आप डरा धमकाकर, रिश्वत या किसी अन्य आधार पर उसे अपने साथ मिलाने का प्रयास नहीं कर सकते जब तक कि आपके विचारों में एकता या मतैक्य नहीं हो जाए। तो यहाँ तो ये बात काम नहीं करे। लेकिन ये जो राष्ट्र नव स्वतंत्र हो रहे हैं, उन राष्ट्रों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर को ध्यान में रखते हुए साम्यवाद के विरोध का सामना किया या विरोध की नीति अपनाई, क्योंकि अमेरिका उन्हें ऐसा करने के लिए कह रहा था। आगे चलें तो आपकी समझ में आएगी कि साम्यवाद का परिरोधन करना भी और उस परिरोधन की नीति के तहत तीसरी दुनिया के राष्ट्रों का सहयोग देना और सहयोग प्राप्त करना अमेरिका की इन देशों के प्रति नीति को स्पष्ट करता है। आगे चलें और अमेरिका की नीतियां ही थी जिनके कारण साम्यवादी विचारधारा का अंत में पूर्णतः पटाक्षेप हो गया और जो साम्यवादी जो राष्ट्र थे वे भी किसमें शामिल हो गए, साम्यवादी राष्ट्रों में। ये भी शुरू कब हुआ है, शीत युद्ध के दौरान। ठीक है, अब इसमें देखें
ये बात सभी जगह लिखी नहीं जाए तो जहाँ जहाँ जो जो चीज़ आवश्यक हो वहाँ लिख लें। शीत युद्ध के दौरान, वही बात, 9 स्वतंत्र राष्ट्र हैं तो उनकी आर्थिक आवश्यकताएं भी हैं। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देने की नीति अपनाई। आर्थिक सहायता देने की नीति अपनाई। ठीक है। अभी जब हमने पहली बात की थी परिरोधन की नीति, तो पहले तो उसने धारणा बताई, उसकी कमियों को भी उजागर किया कि साम्यवाद में क्या क्या कमियां रह रही हैं। उन कमियों को तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के सामने प्रस्तुत करने का काम किया अमेरिका ने। अब आप अगर किसी समस्या को निकालते हैं या समस्या बताते हैं या किसी समस्या को किसी के सामने रखते हैं तो आपके पास उस समस्या का सॉल्यूशन भी होना चाहिए, तब तो आपका प्रभाव होगा। नहीं, अन्यथा आप समस्या क्रिएट करने वाले हो जाते हैं। हम भी कई बार कहते हैं कि समस्या नहीं समाधान बनिए या समाधान का हिस्सा बनिए। तब अमेरिका जब उनके सामने इस तरह की बातें रखता था या साम्यवाद का विस्तार रोकने के लिए कोई तर्क देता था तो उनके सामने दूसरा कोई उपाय नहीं रहता था, वे डिपेंड हो जाते थे अमेरिका पर। अब अमेरिका की जिम्मेदारी होती थी या अमेरिका का ये दायित्व बन जाता था कि जो राष्ट्र साम्यवाद का समर्थन नहीं कर रहे हैं ऐसे राष्ट्रों के सहायता किस प्रकार से की जाए, या जो साम्यवाद का विस्तार रोकने में सहायता कर रहे हैं ऐसे राष्ट्रों के प्रति अमेरिका किस तरह से सहयोग कर सकता है। तो हमने बात की कि वो क्या कर रहा था, आर्थिक सहयोग करने की नीति का उसने पालन किया। आर्थिक सहयोग करने के दौरान उसने दो वही मार्शल प्लान और ट्रूमैन सिद्धांत, पहले ट्रूमैन सिद्धांत आना चाहिए वैसे, ठीक है। ट्रूमैन सिद्धांत का क्या किया इन्होंने, अपनी नीति में शामिल किया। अब ट्रूमैन सिद्धांत में जब ये नीतियां हैं, ये हमने बात कर ली है, मार्शल प्लान 1948 से 1952 तक रहा और इसमें यूरोपीय राष्ट्रों की क्या की गई, मदद की गई थी, ठीक है। अब वो 52 तक रहा तो आप देखें कि इस सिद्धांत के अंतर्गत अमेरिका ने तो इन राष्ट्रों की मदद की, लेकिन अगर हम देखें कि इसमें कमी क्या रह गई थी तो उस कमी की अगर बात करें तो आप देखें कि हालांकि अमेरिका ने अफ्रीकन, एशियन और लैटिन अमेरिकन राष्ट्रों की मदद की थी अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रकारों से। ठीक है, अफ्रीकन, एशियन, लैटिन अमेरिकन राष्ट्रों की आर्थिक मदद की। अब उसने मदद करने में एक चूक कर दी, या हम जिस नीति का विरोध कर सकते हैं, उसने सभी प्रकार के राष्ट्रों की मदद की। जहाँ पर अगर तानाशाही थी तो वहाँ भी मदद की, तो इनडायरेक्टली वह तानाशाही को क्या कर रहा है, बढ़ाने में योगदान दे रहा है। कहीं पर अगर सैनिक प्रशासन है तो उस सैनिक प्रशासन के अंतर्गत भी उसने आर्थिक सहायता देने का काम किया। उद्देश्य क्या था वहाँ, उसका उद्देश्य एकमात्र था कि किसी भी प्रकार से उन राष्ट्रों को साम्यवाद के विरोध में खड़ा कर दिया जाए, यानी वे राष्ट्र साम्यवादी विचारधारा का क्या करें, विरोध करने लगे। अब उसके लिए चाहे वो खुद, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब ये इराक को डिस्टर्ब करेगा या उत्तर कोरिया को डिस्टर्ब करने की सोच रहा है तो वहाँ पर कैसी सरकारें हैं, तानाशाही सरकार है। इराक में तानाशाही सरकार थी और गद्दाफी भी तानाशाह सरकार का भाग था, सैनिक था पूर्व। तो ऐसे राष्ट्रों को भी इसने मदद की, यानी जो ये बीज अभी बो रहा है
इस आर्थिक मदद के माध्यम से वही बाद में इसको दिक्कत करेंगे, यानी वही तीसरी दुनिया के राष्ट्र इसके लिए संकट खड़ा करने का काम करेंगे। तो यहाँ ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि अमेरिका ने ही इन्हें आर्थिक मदद देने का काम किया था, और वही आर्थिक मदद बाद में जाकर उसके लिए नुकसानदेह साबित होती है। तो आगे अब बार बार हम बात कर चुके हैं, और भी हम करें तो आप देखें कि अभी तक भी, अब ये तो कब का काम है, जब क्या चल रहा है, शीत युद्ध। अब वर्तमान में क्या कर रहा है, अभी भी वर्तमान में भी मदद करता है अमेरिका, लेकिन आज विचारधारा के आधार पर नहीं करता है, आज निवेश के रूप में करता है। वो आज किस रूप में करता है, वो निवेश के रूप में मदद करता है, और उसको वापस ज़्यादा से ज़्यादा पुनः लाभ के रूप में प्राप्त करना चाहता है। तो आज ये परिवर्तन आज भी कर रहा है, लेकिन आज किस रूप में, आर्थिक सहायता के रूप में। जहाँ से आर्थिक सहायता नहीं मिल सकती है जिस तीसरी दुनिया के राष्ट्र से या किसी अन्य राष्ट्र से भी, वहाँ ये निवेश नहीं करेगा। उस समय क्या था, विचारधारा के आधार पर आर्थिक मदद कर रहा है, और प्राप्त और बदले में क्या चाह रहा है, सिर्फ साम्यवाद का विरोध करना। आज भी मदद करता है, लेकिन आज किस रूप में कर रहा है, निवेश के रूप में, और लाभ के रूप में उसे वापस क्या करना चाहता है, ये प्राप्त करना चाहता है। तो इस तरह की इसकी विचारधारा बन रही है। और आज वैसे भी अमेरिका क्या कह रहा है, अमेरिका फर्स्ट की नीति का पालन कर रहा है। ठीक है, अब अमेरिका फर्स्ट की जो नीति है वो जस्ट इस आर्थिक सहायता की नीति के क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, उसके बिल्कुल विपरीत काम कर रहा है। यानी वह सबसे पहले अमेरिका के राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक हितों को देखेगा, न कि किसी तीसरी दुनिया के राष्ट्र के हितों को देखेगा। आगे चलते हैं हम, तीसरा कारण देखें आप। तीसरा कारण हमारा था सैनिक गठबंधनों की नीति। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि वो एक ऐसा टाइम था जब प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की क्या कर रहा है, टांग खींच रहा है। किस आधार पर, विचारधारा के आधार पर। यहाँ भी हम शीत युद्ध के दौरान की ही ये नीति है। यानी शीत युद्ध के दौरान क्या किया जा रहा है, दोनों गुटों के द्वारा सैनिक गठबंधन बनाए जा रहे हैं। आधार क्या है, बस एक दूसरे की विचारधारा का विरोध। विचारधारा के विरोध के आधार पर या विरोध के लिए सैनिक गठबंधन बनाए जा रहे हैं। सैनिक गठबंधन बनाने की नीति। तो आप देखिए, सैनिक गठबंधन हमने अभी चर्चा कर रहे हैं हम। सैनिक गठबंधन की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि दोनों साम्यवादी पूंजीवाद का विरोध करें, पूंजीवादी साम्यवाद का विरोध। अब वहाँ क्या दिक्कत आ रही है कि उन्हें कभी कभी तनाव इतना बढ़ जाता है कि वह सैनिक संघर्ष के रूप में बदल जाता है। कई बार सैनिक संघर्ष के रूप में बदल जाता है, या ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिस पर कि एक दूसरे को ये सैनिक आधार पर नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, दोनों गुटों के जो सदस्य राष्ट्र हैं वे। तो ऐसे समय में क्या कर रहे हैं कि अपने गुट को मजबूत करने के लिए या अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक गुट दूसरे गुट के सदस्यों को तोड़ने का प्रयास करता है, या अपने गुट में दूसरे गुटों को शामिल कर सैनिक गठबंधन और कर रहा है। सदस्य तो बहुत सारे अमेरिका या पूंजीवाद के समर्थक, लेकिन सभी सैनिक गठबंधन में शामिल नहीं हैं। पूरे यूरोप को मिलाकर भी 30 राष्ट्र हो रहे हैं, जबकि 30 राष्ट्र तो पहले से भी शामिल थे, और यूरोप में लगभग 30 से ज़्यादा राष्ट्र हैं। ठीक है, ऐसे ही एशिया, अफ्रीका या अन्य महाद्वीपों के राष्ट्र इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। लेकिन इसने फिर क्या किया, इसने सीटो, सेंटो जैसे संगठनों का निर्माण किया, या उनके निर्माण में भूमिका निभा रहा है अमेरिका।
अब नाटो तो क्या है, वैसे तो नाटो भी एक सैनिक संगठन है, लेकिन वह किसी भी प्रकार से तीसरी दुनिया के राष्ट्र वहाँ पर शामिल नहीं है, या एक दो राष्ट्र प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन ये तो जो संगठन है, ये संगठन तो पूरा ही किसका है, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये किन राष्ट्रों की है, तीसरी दुनिया के राष्ट्रों का संगठन। तो आप ये कौन योगदान दे रहा है, अमेरिका योगदान दे रहा है। ठीक है, अमेरिका के द्वारा इनके निर्माण में क्या दिया गया, थर्ड वर्ल्ड के राष्ट्र हैं, और अमेरिका क्या कर रहा है, इसमें सहयोग कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के सैनिक गठबंधन बनाए जाने का समर्थन किया अमेरिका ने, और अमेरिका खुद के संगठन भी बना रहा है, और ऐसे संगठन भी बना रहा है जहां खुद शामिल न होकर अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। आज इस तरह के संगठन समाप्त हो चुके हैं, यानी आज इसकी सैनिक गठबंधन की जो नीति है वो तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के प्रति कारगर नहीं है। उस समय ग्रुपबाजी थी, विचारधारा के आधार पर डिवाइडेशन था। इस कारण ये जो मानसिकता है, यह मानसिकता के तहत या सैनिक मानसिकता के तहत इस तरह के सैनिक गठबंधन बनाए गए, और सैनिक सहायता उपलब्ध करवाने का उन सदस्य राष्ट्रों को आश्वासन भी अमेरिका देता था। यानी अगर हम बात करें तो अमेरिका ने न केवल आर्थिक सहायता देने की कोशिश की, बल्कि सैनिक सहायता भी देने का प्रयास किया गया अमेरिका के द्वारा तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को। 1991 से पहले यह सहयोग इस आधार पर था कि वह साम्यवाद का विरोध करेंगे, और 1991 के बाद यह सहयोग इस आधार पर एकमात्र संगठन बचा रहा कि किसी भी तरह से अगर साम्यवाद का उदय होता है वापस, तो हम उसका विरोध कर सके। आप खुद भी देख सकते हैं कि ब्रिटेन के नियंत्रण से जो मुक्त हुए हैं, तो उन्हें सैनिक स्थितियां उनकी इतनी अच्छी नहीं है। जब भारत स्वतंत्र हो रहा है तो भारत की सेना की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कबालियों ने भारत में प्रवेश करने की कोशिश की थी, हमने हालांकि मुंह तोड़ जवाब दिया था, लेकिन 1962 में चीन के साथ जब हमारा युद्ध हुआ था, तब तक हमारे पास सीमा पर तुरंत कार्यवाही करने या पहुंचाने के लिए साधन नहीं होते थे। तो उस सैनिक आधार पर भारत, उस समय जो नवोदित जो राष्ट्र थे, उनकी सैनिक स्थिति भी क्या थी, थोड़ी सी कमज़ोर थी। तो ऐसे समय में अमेरिका ने उनकी सैनिक सहायता करने का प्रयास किया, कोशिश की, और इस तरह के प्रयास ने सैनिक गठबंधन की राजनीति को बढ़ाने का काम किया। ये एक मुख्य आधार था उस समय में अमेरिका के तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के प्रति जो संबंध बन रहे थे। ठीक है, ठीक है, अगला हमारा बिंदु है सैनिक अड्डे प्राप्त करने की नीति, क्योंकि ये उस समय की थर्ड वर्ल्ड के प्रति जो नीतियां हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। ये चार जो अभी हम बात कर रहे हैं, आगे देखिए आप। यानी इस विचारधारा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन राष्ट्रों को प्रभावित करने का काम किया है। अब सैनिक गुटों में तो क्या किया गया, सैनिक गुटों में तो उन राष्ट्रों को ये दिखाया गया कि आपको आवश्यकता है, अमेरिका का कोई स्वार्थ नहीं है, आपको अपना गुट बनाना चाहिए और उसके माध्यम से अपनी सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए। लेकिन वे राष्ट्र इतने मजबूत नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने सैनिक, अमेरिका ने जिस भी राष्ट्र की मदद की, चाहे वो जापान हो, जापान के साथ संधि की तो जापान में सैनिक अड्डा बना लिया उसने, ठीक है। पाकिस्तान के कराची में सैनिक अड्डा बना लिया। अब तो दुनिया के लगभग हर बड़े राष्ट्र में या हर महाद्वीप में कहीं ना कहीं इसका सैनिक अड्डा या हवाई इसके नियंत्रण में अड्डे बने हुए हैं, ठीक है। शर्म अल शेख, पश्चिम एशिया में ये भी एक सैनिक अड्डा है या वायुसेना का अड्डा है। दक्षिण अफ्रीका में, जाम्बिया आदि राष्ट्रों में अमेरिका ने अपने सैनिक अड्डे बना रखे। और ये सैनिक अड्डे क्यों बनाए गए? अमेरिका का हित तो ये था, एक तो इन राष्ट्रों में उसका पहुंच हो गई, उसका प्रभाव दिखाई देने लगा, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका जो मदद कर रहा है किसी भी प्रकार की सैनिक या आर्थिक, उस मदद के बदले उनके भौगोलिक क्षेत्रफल में या सैनिक सीमा क्षेत्र में अमेरिका की पहुंच हो रही है, जिसके माध्यम से वह जो राष्ट्र अमेरिका के शत्रु हैं या अमेरिका के प्रभाव को नहीं मानते हैं या साम्यवाद के प्रभाव में हैं, उन पर भी नज़र रख सकता था। डियागो गार्सिया, ये तो नाम मैंने आपको पहले भी बताया और मैंने ये भी बताया कि ये प्रश्न आ चुका है। ये हिंद महासागर में एक द्वीप है और उस द्वीप पर सैनिक अड्डा बना रखा है किसने? अमेरिका ने। प्रशांत महासागर में भी अमेरिका का प्रभुत्व है। यहाँ अमेरिका के जो जहाज हैं वो चक्कर काटते रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत, ठीक है। तो उन्हें पेट्रोलिंग करने के लिए इस तरह की आवश्यकताएं पड़ती हैं कि वह अपने हवाई जहाज़ों को या युद्धपोतों को जो पेट्रोल या किसी तरह का राशन है वो उपलब्ध कराने के लिए और अन्य राष्ट्रों पर नज़र रखने के लिए, वह साम्यवादी राष्ट्रों के अगेंस्ट कार्य करने के लिए या उन पर नज़र रखने के लिए इस प्रकार के सैनिक अड्डों की उन्हें आवश्यकता पड़ती है। और ये आवश्यकता उस समय भी थी और यानी 1991 से पहले, यानी साम्यवाद के विघटन से पहले भी थी, और साम्यवाद के विघटन के बाद भी इनका सैनिक रूप से विश्व के अन्य राष्ट्रों में हस्तक्षेप करना बढ़ गया है। यानी वह अभी भी नए नए सैनिक अड्डों की तलाश में रहता है जहां पहले सैनिक अड्डे नहीं बन सके थे। आगे चलें अब। तो ये सैनिक अड्डे प्राप्त करना भी तीसरी दुनिया के देशों के प्रति अमेरिका की नीति रही है। यानी अमेरिका प्राप्त कर रहा है। उन राष्ट्रों को क्या मिला वो तो हमने बात करेंगे, अभी समस्याएं और डिस्कस करेंगे, तो उन राष्ट्रों को क्या मिला वो तो बात की बात है। लेकिन अमेरिका उनके बारे में क्या सोचता है या उसका नज़रिया जिस तरह का है, उस नज़रिए में किन किन चीज़ों ने योगदान दिया है, उसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। आगे चलें। आप जैसा कि जानते हैं कि भारत ही नहीं, विश्व के जितने भी राष्ट्रों में ब्रिटिश सरकार का प्रभाव रहा था वो आर्थिक आधार कारण था। आर्थिक आधार था और उस आर्थिक आधार के लिए भौगोलिक विस्तार या साम्राज्यवाद आवश्यक था उस समय में, तो या उसकी राजनीतिक सत्ता को नियंत्रित करना आवश्यक था। यानी नियंत्रण उस राष्ट्र को करना जरूरी था। ये तो कब था? जब ब्रिटेन का नियंत्रण था, ठीक है। ब्रिटेन के नियंत्रण के समय ये चीज़ें जरूरी थी। ब्रिटेन का आधार क्या था? वो भी आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए या नए नए बाजार ढूंढने के लिए, औद्योगिकरण के फलस्वरूप जो क्रांति हुई थी उसके कारण जो
बाजार उपलब्ध करना चाहता था या बाजार प्राप्त करना चाहता था, इसके लिए उसने अन्य दुनिया के अन्य देशों को नियंत्रित करने का काम किया। अब वर्तमान समय में क्या हुआ कि 1991 से पहले साम्राज्यवाद के माध्यम से इतने बड़े विस्तार नहीं हो रहा था। पश्चिमी यूरोप का विस्तार हो रहा था आर्थिक रूप से और अमेरिका डेवलप हो रहा था, लेकिन संपूर्ण दुनिया के अन्य राष्ट्रों का ब्रिटेन के द्वारा क्या किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोजीशन में थोड़ा सा परिवर्तन आया, वे राष्ट्र स्वतंत्र हुए, लेकिन वहाँ पर तकनीकी आधार पर इतना विकास नहीं हुआ था। तो वहाँ पर तकनीक के माध्यम से, अब यहाँ पर भौगोलिक रूप से नियंत्रित करना जरूरी नहीं है, उस राष्ट्र में किसी तरह की सत्ता का नियंत्रण जरूरी नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, वो तकनीक उपलब्ध करवाने के नाम पर वो कहाँ पहुँच गए हैं, तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के बदले में वहाँ पर अपने लिए आर्थिक नीतियों में ढिलाई, आर्थिक नीतियों में क्या करवा लेते हैं, वो परिवर्तन करवाते हैं, आर्थिक नीतियों को लचीला करवा लेते हैं। आर्थिक नीतियों को क्या करवाते हैं, लचीला करवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवा रहे हैं या उनकी किसी तरह की टेक्निकल मदद कर रहे हैं। तो अब इस आर्थिक नीतियों को लचीला करवाने के कारण वहाँ क्या खुल रही हैं, एमएनसीज खुल रही है। एमएनसीज लाभ कमाकर कहाँ देती हैं, अमेरिका को देती हैं। जो अमेरिकन कंपनियाँ, बड़ी बड़ी जितनी भी आप मल्टीनेशनल कंपनियों के नाम लेंगे प्रॉफिटेबल जो हैं, उनमें ज़्यादातर कहाँ से आ रही हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनका लिंक कहाँ से आएगा, अमेरिका से आएगा। आप देख सकते हैं चाइना जैसे प्रोडक्ट जो सस्ते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े जो प्रोडक्ट हैं, अच्छे प्रोडक्ट जो हैं या जिनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उनकी बात करें, वो कहाँ से आती हैं, अमेरिका से। और उसका लाभ डायरेक्ट निवेश से कई गुना ज़्यादा होकर कहाँ जा रहा होता है, अमेरिका में जा रहा होता है। और वह अमेरिका उन राष्ट्रों की आर्थिक नीतियों को क्या कर देता है, इतना प्रभावित कर देता है कि अंततोगत्वा वह कंपनियां जो हैं वहाँ पर सत्ता को भी नियंत्रित करने का काम करने लगती है, यानी ऐसी पोजीशन हासिल कर लेती हैं। और उस पोजीशन को ही हम किसका नाम दे रहे हैं, आर्थिक साम्राज्यवाद का। जैसे कि अभी हमारे देश में भी तो कई बार हम नाम ले देते हैं, मिस्टर अंबानी या अडानी, ये मिस्टर मोदी को फाइनेंस करते हैं और फाइनेंस करने के बदले में उनकी आर्थिक नीतियों से फ़ायदा उठाने का काम करते हैं। अभी आप देखिए कि भारत की जो जीडीपी है वो माइनस में चली गई है, माइनस में चली गई है 23 के करीब, ठीक है, आंकड़ा देख लेना, मैं इकोनॉमिक्स का मास्टर नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ -23 में चली गई है, और वहीं अंबानी साहब शायद दुनिया के छठे रईस आदमी हो गए हैं इस कोरोना काल में। वो किस आधार पर सबसे कौन से नंबर पे आ रहे हैं, छठे नंबर पर आते हैं विश्व में सबसे जो रईस है उन देशों में। तो कहीं ना कहीं उनकी प्रॉपर्टी क्या हो गई है, बढ़ गई है, जबकि और सरकार की प्रॉपर्टी तो डाउन हो रही है, लेकिन अंबानी की प्रॉपर्टी, मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये क्यों बढ़ रही है, शायद कोई रीज़न रहा होगा, शायद सरकार की पॉलिसियों में ऐसी कोई कमी रही होगी या इसने करवाया होगा, ऐसा कुछ कह सकते हैं। कन्फर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इस तरह से ये मल्टीनेशनल कंपनियाँ भी क्या कमाती हैं, लाभ कमाती हैं। किन राष्ट्रों में, तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में, जहाँ पर श्रम जो कानून है वहाँ इतनी कठोरता नहीं होती है, लचीलापन होता है, या कानूनी प्रक्रिया इतनी मजबूत नहीं होती है। तो ऐसे उन कानूनों की कमियों का फ़ायदा उठाना, पहले निवेश या तकनीक के माध्यम से वहाँ प्रवेश करना, और फिर उन राष्ट्रों की तकनीक का फ़ायदा और इन कमियों का फ़ायदा उठाकर अपने लिए मैक्सिमम लाभ प्राप्त करने की नीति है अमेरिका की इन तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के प्रति। कहीं कहीं ये कई बार तो क्या करता है, WTO और वर्ल्ड बैंक की नीतियों को भी क्या कर देता है, प्रभावित करने का काम करता है। अब आप जानते हैं कि इन संगठनों में दुनिया भर के जो देश हैं उनमें विकसित राष्ट्र तो वैसे भी दुनिया में कम है, और उन कम में से भी ज़्यादातर किसके पक्ष में, अमेरिका के पक्ष में। तो ये अमेरिका की वर्ल्ड बैंक की नीतियों को भी क्या कर देता है, वहाँ प्रभावित कर देता है। और इन सब को कंबाइंड रूप में हम क्या कह रहे हैं, आर्थिक साम्राज्यवाद। और ये नीतियाँ सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं तीसरी दुनिया के राष्ट्रों पर। आगे चलें, और वर्तमान में भी यही है
शुरू से भी यही था, बस शुरू में इसका उद्देश्य कुछ और था, साम्यवाद का विरोध था। अब इसका उपयोग हो गया है अपना मैक्सिमम लाभ प्राप्त करना। तो इस तरह की जो नीतियां हैं ये सभी स्तर पर, सभी प्रकार की आधारों पर आज, जबकि विचारधाराओं के आधार पर तनाव खत्म हो चुका है, विश्व बहुध्रुवीय हो रहा है हालांकि, लेकिन फिर भी अमेरिका की पोजीशन में कोई कमी नहीं आ रही है और इसकी मानसिकता में भी कोई कमी नहीं आ रही है। आज भी ये प्रॉफिट पाना चाहता है, चाहे किसी भी हद तक इसको जाना पड़े। और दुनिया में जैसा कि संख्या भी किसकी ज़्यादा है, थर्ड वर्ल्ड के देशों की संख्या ज़्यादा है। आगे चले। अब जो हमारा एक और बिंदु था, शस्त्र निर्यात। छोटी छोटी बातें, ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैंने कल पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमने कल बात की थी विशेषताओं में कि तीसरी दुनिया के राष्ट्र जो हैं वो सैनिक भी अत्यधिक करते हैं। और वह सैनिक व्यय अधिक करने का कारण क्या है? सैनिक व्यय करने का कारण क्या है? क्या तो वो अपना व्यक्तिगत प्रदर्शन करना चाहते हैं, व्यक्तिगत क्षमता दर्शाना चाहते हैं, या फिर वाकई में उस राष्ट्र के आसपास की, उस राष्ट्र की जो सैनिक आवश्यकताएं हैं, सैनिक या शस्त्र जो आवश्यकताएं वो अत्यधिक हैं। यानी उसके आसपास या तो ऐसे पड़ोसी देश है, जैसे हम बात करते हैं इजराइल को लगभग 50+ मुस्लिम राष्ट्रों से खतरा रहता है। अब तो संधि हो गई है, तो अब इजराइल को क्या करना है, अमेरिका से सैनिक शस्त्र खरीदने ही पड़ेंगे, ठीक है। और उन सैनिक शस्त्रों को खरीदने के लिए उन्हें अमेरिका के पास जाना होगा और वह अमेरिका के लिए एक बाजार का काम करेंगे। तो ऐसे जहाँ जहाँ सैनिक क्षमताएं की आवश्यकता पड़ रही है या दो राष्ट्रों के आपसी संबंधों में कहीं भी तनाव उत्पन्न हो रहा है, तो वो तनाव उनकी सैनिक आवश्यकताओं की मांग को सैनिक आवश्यकताओं को बढ़ा देता है या शस्त्रों की मांग को बढ़ा देता है। इससे वहाँ क्या हो जाती है, शस्त्र होड़ प्रारंभ हो जाती है, या तो हो जाती है या कर दी जाती है। शस्त्रों की जो होड़ है वो प्रारंभ हो जाती है, और वह प्रारंभ हो जाती है तो फिर वह देखते हैं कि हमें कौन सा राष्ट्र उपलब्ध करवा सकता है, और वह राष्ट्र कौन सा है, अमेरिका। प्रमुख शस्त्र निर्यातक देशों में आता है अमेरिका। प्रमुख शस्त्र निर्यातक जो राष्ट्र हैं उनमें आता है अमेरिका। अन्य राष्ट्र भी हैं, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन सभी, लेकिन अमेरिका सबसे ज़्यादा नंबर पे आता है, सबसे पहले नंबर पे आता है। भारत ने अमेरिका से ज़्यादा शस्त्र खरीदे हैं, उसके बाद रूस, फिर उसके बाद इजराइल, फ्रांस, अन्य राष्ट्र आते रहते हैं, ठीक है। तो प्रमुख निर्यातक देशों में आता है अमेरिका। और आयातक देशों में कौन आ रहे हैं, ये हमने कल भी बात की थी। आयातक देशों में आ रहे हैं भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान। ये जो F-16 नाम सुनते रहते हैं आप पाकिस्तान के पास, वो अमेरिका की देन है, ठीक है। ये राष्ट्र शस्त्र खरीदने में, ज़्यादा शस्त्र खरीदने में नंबर 1 पर आते हैं, और अमेरिका निर्यातक देशों में आता है। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका के लिए तीसरी दुनिया के जो देश हैं वे किसका काम करते हैं, शस्त्र बाजार का। कई बार वह इन्हें सस्ते दरों पर भी दे देता है और कई बार वह उन्हें ब्लैकमेल करने का काम भी करता है, यानी उन्हें दबाव डालकर अपनी मनचाही कीमत प्राप्त करने की कोशिश अमेरिका के द्वारा की जाती है, जो कि इसकी इन राष्ट्रों के प्रति नीति को स्पष्ट तौर पर दिखाता है। अब वर्तमान में ये परिवर्तन आ गया है, शीत युद्ध के समय ऐसा कोई दबाव वो नहीं डालता था। कई बार वह खुद भी अपने शस्त्रों को वहाँ निर्यात कर देता था उनकी सुरक्षा के लिए, आज भी करता है, लेकिन आज उसका आधार वो नहीं है।
आज वह उन्हें बाजार के रूप में देखता है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शस्त्रों को बेचने की कोशिश करता है, जो कि टेक्निकली अमेरिका के लिए या तो कमज़ोर हो गए हैं या उतने यूज़फुल नहीं हैं, अप्रचलित हो गए, या उनका कोई तोड़ अमेरिका ने ढूंढ लिया है। तो अब ऐसे में उसे ऐसा कोई राष्ट्र चाहिए जहां वह उन्हें खपा सके या अपने वेस्ट मटेरियल का उपयोग कर सके। ठीक है, अगली हमारी नीति है परमाणु अप्रसार की नीति। परमाणु अप्रसार की नीति। आपको खुद को पता है कि जो कोई मुखिया होता है, ठीक है, किसी भी राष्ट्र का मुखिया होगा बड़ा, अगर आप उसकी नकल करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको रोकने के लिए सबसे पहले आएगा कि तूने ये चीज़ कैसे खरीद ली, या तूने ये काम ऐसे कैसे कर दिया, या तू मेरी जगह पर कैसे बैठ गया। कई बार ऐसी छोटी छोटी बातों पर भी बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं। तो अब नया विवाद खड़ा होने वाला था। अमेरिका ने 1945 में कर लिया परमाणु परीक्षण, किसी ने 1949 में कर लिया, किसी ने 1963-64 में कर लिया, 63 में, ठीक है, 63-66, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि अब इन महाशक्ति राष्ट्रों ने कर लिया, अब इनके मन में आ रहा है कि अब कोई अन्य राष्ट्र ऐसा नहीं करे। यानी जो बड़े राष्ट्र हैं, अमेरिका और रूस को छोड़कर, फ्रांस ने भी कर लिया, ब्रिटेन ने भी कर लिया, ठीक है, इन सब बड़े राष्ट्रों ने जब परमाणु परीक्षण कर लिया तो अब इन्होंने सोचा कि कोई अन्य राष्ट्र ऐसा परीक्षण नहीं कर पाए, और इस नहीं करने वाले ग्रुप का मुखिया किसको बना दिया गया? अमेरिका को। यानी अब अमेरिका ये डिसाइड करने लग गया, या अमेरिका का विचार था सबसे पहले कि हमें अन्य राष्ट्रों को परमाणु परीक्षण करने से रोकना चाहिए। अब जो मुख्य राष्ट्र हैं वे राष्ट्र तो कर चुके हैं, महाशक्ति राष्ट्र हैं वे कर चुके हैं, या विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में जो मुख्य राष्ट्र हैं उन्होंने भी परमाणु परीक्षण कर लिया है। अब बच रहे हैं वे नए राष्ट्र जो स्वतंत्र हो रहे हैं, या नई आर्थिक शक्ति बन रहे हैं, या नए बहुध्रुवीय विश्व की रचना करने में सक्षम हैं। तो ऐसे राष्ट्रों को रोकने के लिए 1963, 1968 और 1996 में अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की परमाणु नीतियां आ रही हैं, या परमाणु संधियां हो रही हैं। अब इन परमाणु संधियों का मुख्य टारगेट कौन है? तीसरी दुनिया के राष्ट्र। इनका टारगेट किसको रखा गया है? तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को। क्यों रखा गया है? क्योंकि बाकी राष्ट्रों ने परमाणु परीक्षण कर लिए या फिर वो नाटो के सदस्य बन चुके हैं, तो उन्हें सैनिक शक्ति के आधार पर किसी प्रकार के डर की आवश्यकता नहीं है, यानी उन्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके सपोर्ट में कौन खड़ा हो जाता है? अमेरिका खड़ा हो जाता है बाहर। अब वे राष्ट्र जो अमेरिका के अगेंस्ट हैं या तीसरी दुनिया में शामिल हैं, या जिनको अमेरिका सैनिक सहायता नहीं देता या किसी भी तरह का कोई सहयोग देने की संधि उनके बीच में नहीं हुई है, अब उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अगर परमाणु परीक्षण करना है तो अमेरिका क्या करता है? उनको रोकने का काम करता है। भारत को भी भारत ने जब परीक्षण किया था तो सबसे पहली किसको बुरा लगा? अमेरिका ने। 1974 में किया, फिर 1998 में किया। पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया तो उसका दोषी भी किसको ठहरा दिया गया? भारत को। यानी वहाँ नीति देखिए आप, वहाँ पर पाकिस्तान का तो इनडायरेक्टली समर्थन हो रहा है, या उस पर इतने कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए गए जितने भारत पर लगाए गए। यानी भारत के परमाणु परीक्षण का विरोध सबसे ज़्यादा या सबसे ज़बरदस्त जो विरोध किया वो किसने किया? अमेरिका ने किया। अब अमेरिका ने विरोध कर रहा है, यानी जब भी तीसरी दुनिया के राष्ट्र परमाणु परीक्षण करते हैं तो अमेरिका क्या करता है? तीसरी दुनिया के राष्ट्रों का विरोध करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि जो परमाणु शक्ति या परमाणु संपन्नता है, परमाणु शक्ति राष्ट्र बनने का विरोध करता है कौन? अमेरिका। जबकि अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, भारत
अब इसने भारत का भी किया और वर्तमान में किसके पीछे पड़ा हुआ है? ये दो राष्ट्र हैं जिनके कारण अमेरिका के संबंध खराब चल रहे हैं। एक समय था जब अमेरिका ने ईरान की मदद की थी, आर्थिक सहायता किसको दी थी? ईरान को भी दी थी, ठीक है। और एक टाइम अब है जब ये अमेरिका ईरान को क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। किसके कारण? परमाणु कार्यक्रम के कारण। जबकि ईरान बार बार कह रहा है कि मैं परमाणु बम नहीं बना रहा हूं, मैं परमाणु का शांतिपूर्ण उपयोग या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयोग करना चाहता हूं। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है? इसका परमाणु कार्यक्रमों का क्या करता है? इनके विरोध करता है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि अमेरिका को दर्द क्यों होगा? क्योंकि ये जो अब चुनौती किसको दी जाएगी? जब साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों तरह की विचारधारा चल रही थी तब तो चुनौती दोनों को मिल रही थी। अब विश्व की एकमात्र महाशक्ति कौन बच रहा है? अमेरिका बच रहा है। तो अब चुनौती मिलने की जो समस्या है या चुनौती मिलेगी तो वह किसको मिलेगी? अमेरिका को मिलेगी। तो इसलिए अमेरिका चाहता है कि किसी अन्य राष्ट्र को पावरफुल होने से रोकना ही इसकी विदेश नीति का प्रमुख भाग है, और खासकर तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को। उसको लगता है कि तीसरी दुनिया के जो राष्ट्र हैं वे किसी भी तरह से अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक तो उनकी संख्या ज़्यादा है, एक उनका राजनीतिक नेतृत्व अस्थिर रहता है, इस तरह की कई समस्याएं, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, या उनकी डिपेंडेंसी दूसरे राष्ट्रों पर हो सकती है या बढ़ सकती है। तो इस कारण वो कभी भी अमेरिका के अगेंस्ट जा सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए वो चाहता है कि ये राष्ट्र जो हैं वो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बने ही नहीं, और अगर कोई इनके बनने में सहायता करता है तो अमेरिका उस पर भी दबाव डालने का काम करता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि हमारी जो नीतियां हैं या अमेरिका की जो नीतियां हैं तीसरे दुनिया के राष्ट्रों के लिए वर्तमान में वो बेहद कठोर होती जा रही हैं शीत युद्ध के दौरान जो उसकी नीतियां थी उनकी तुलना में। ठीक है, आगे देखिए अब अगला। अगला इसी से मिलता जुलता है। अब आप ये भी ध्यान रखें, इसमें यूरेनियम के निर्यात को भी प्रतिबंधित करता है या नियंत्रित करने का काम करता है अमेरिका या अमेरिका के ग्रुप में शामिल ऑस्ट्रेलिया और जितने भी बड़े संगठन हैं। इसमें एक और लिख लें, परमाणु निर्यात को नियंत्रित करने का भी प्रयास करता है। नियंत्रित करता है, प्रयास ही क्या करता है, यानी चोरी छुपे जो निर्यात हो रहा है उसको छोड़ दिया जाए। तो ओपनली आप अमेरिका के प्रभाव से ही या ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस, ये बड़े उत्पादक देश हैं यूरेनियम के, उन सब का अपना एक ग्रुप है और उस ग्रुप के आधार पर ये तय करते हैं कि किस राष्ट्र को यूरेनियम दिया जाएगा और किस राष्ट्र को यूरेनियम नहीं दिया जाएगा। तो ज़्यादातर तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को यूरेनियम उपलब्ध ही नहीं हो पाता, और उपलब्ध नहीं होगा तो आप जानते हैं कि परमाणु अप्रसार अपने आप ही हो जाएगा। जबकि तीसरी दुनिया के राष्ट्रों का नेतृत्व कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। देखो बहुत सारी जानकारियाँ बहुत हैं। भारत कर रहा है CTBT का विरोध, और भारत के साथ अन्य राष्ट्र भी जुड़े हुए हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और ये जो राष्ट्र हैं। तो तीसरी दुनिया के पाकिस्तान ने भी नहीं किया, वो भारत का नाम लेकर कि भारत ने नहीं किया तो मैं भी साइन नहीं करूँगा। तो यहाँ पर भारत नेतृत्व करता है तीसरी दुनिया के राष्ट्रों का, क्योंकि CTBT की जो शर्तें हैं वो पक्षपात करती हैं, वो दोनों तरफ संतुलन बनाने का काम नहीं करती हैं। आगे चले, हमारा जो अगला बिंदु है उसको देखें आप। अब देखिए यहाँ तक तो हम भी सहमत हैं, चलो परमाणु बम बनाना और उसका निर्माण करना अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरनाक काम हो सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरनाक काम हो सकता है, लेकिन उसका दूसरा रूप भी है कि परमाणु ऊर्जा शांतिपूर्ण कार्यों में भी उपलब्ध हो सकती है। लेकिन अमेरिका उस पक्ष की तरफ देखना ही नहीं चाहता। वो तो कठोरतापूर्वक चाहता है कि किसी भी राष्ट्र को यूरेनियम उपलब्ध ही नहीं हो।
लेकिन अब यहाँ पर भी क्या करता है वो, उच्च टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को नहीं होना चाहिए। वह अपना दबाव बनाए रखना चाहता है कि जो उच्च टेक्नोलॉजी की जो चीजें हैं देखो, अगर उच्च टेक्नोलॉजी की चीज़ें इन तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के पास आ जाएंगी, अब तो है ज़्यादातर सुपर कंप्यूटर है भारत के पास भी और कई राष्ट्रों के पास भी, लेकिन एक समय था जब सुपर कंप्यूटर देने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था रूस ने, क्योंकि उस पर दबाव था किसका, अमेरिका का। तो भारत ने खुद का सुपर कंप्यूटर बनाया और भारी पानी देने की भी शर्त जो थी संधि कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका के दबाव में रूस ने ऐसा करने से मना कर दिया। ये तो भारत का एग्जाम्पल हो गया। और भी कई ऐसे राष्ट्र हैं जिनको किसी तरह की टेक्नोलॉजी जो चाहिए थी वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पर इन विकसित या खासकर अमेरिका जो राष्ट्र है, अमेरिका बार बार कहने का कारण मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि अमेरिका ही विकसित राष्ट्रों को लीड कर रहा था एक ध्रुवीय विश्व की संरचना के कारण। आज विश्व फिर भी बहुध्रुवीय विश्व के रूप में काम कर रहा है, लेकिन अभी भी दबाव या प्रभाव किसका है, दबदबा एक सीमा से ज़्यादा किसका है, अमेरिका का। तो क्या एक एग्जाम्पल जो था क्रायोजेनिक इंजन, बाहरी पानी, DTO होता है शायद, मुझे नहीं पता है, और एक है सुपर कंप्यूटर। ये तो आप जानते हैं परमाणु से संबंधित टेक्नोलॉजी में काम आता है। ये आप जानते हैं कि अंतरिक्ष से संबंधित है। ये आप जानते हैं कि गणना करने के लिए, वो गणना किसी भी फील्ड से संबंधित हो सकती है, इससे संबंधित भी हो सकती है, जनसंख्या की भी हो सकती है, या किसी भी तरह। अब ये किसी तरह से किसी भी विश्व के किसी भी राष्ट्र को या अमेरिका को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन बस उसका ये मानना था कि अगर ऐसी चीज़ें इन विकासशील राष्ट्रों को मिलेगी तो विकसित राष्ट्रों का जो प्रभाव है या अमेरिका का जो प्रभाव है इन राष्ट्रों पर, वह क्या हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा या ख़त्म भी हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अमेरिका नहीं चाहता कि तीसरी दुनिया के देशों को इस तरह की टेक्नोलॉजी मिले। तो वह MTCR है, ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप है, ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप है, ठीक है। इन ग्रुपों के माध्यम से क्या करता है, ये जो उच्च टेक्नोलॉजी का जो हस्तांतरण हो सकता था तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को, वो उन्हें करने से रोक देता है, वो करने ही नहीं देता, वो मना कर देता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब हम कह रहे हैं कि रूस के साथ हमारी संधि हो गई थी, इसके बावजूद भी दादागिरी करता है अपने ऊपर क्या, तीसरी दुनिया के देशों पर और अन्य राष्ट्रों पर भी करता है। लेकिन अन्य राष्ट्र तो क्या है, उसको किसी न किसी तरह से उसका दूसरा मार्ग निकाल पाते हैं। तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की समस्याएं ज़्यादा हैं, उनकी क्षमता और कैपेसिटी जो है पहले की तुलना में अब तो बढ़ गई है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 1946 से लेकर, यानी जब ये राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे हैं तब से लेकर आज तक की पोजीशन के बारे में। तब इनकी पोजीशन इस प्रकार की नहीं थी, ठीक है, कि ये किसी प्रकार से इनको चुनौती दे सकते थे। आगे चलें तो आप समझते हैं कि ये एक तरह का असहयोग की नीति हो गई है। इसको क्या कहेंगे हम, अगर शॉर्ट में अगर हम कहें, यहाँ भी असहयोग की नीति है। पहले तो हमने कहा था शीत युद्ध के दौरान, और अब हम क्या कह रहे हैं, शीत युद्ध के बाद। यानी वो जो दबाव था अमेरिका पर साम्यवाद का, वो दबाव खत्म होने के बाद उसकी नीतियां कैसी हो गई हैं, असहयोगी। यानी वो असहयोग कर रहा है तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को, ताकि उन पर अपना दबाव या रुतबा या दबदबा बनाए रख सके। मॉनिटर बनने की जो उसकी इच्छा है वो यहाँ पर वो लागू करना चाह रहा है, किस पर, तीसरी दुनिया के राष्ट्रों पर। हालांकि अभी परिवर्तन आ रहा है, कोविड की वजह से वो ताइवान का सहयोग कर रहा है, ब्रिटेन भी ताइवान का सहयोग कर रहा है,
और भी अन्य राष्ट्र जो हैं वो तीसरी दुनिया के राष्ट्रों का क्या कर रहे हैं, समर्थन करते हैं, जो चीन से परेशान है या जो चीन का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अभी परिस्थिति कैसी